जस्ट पहले तो स्क्रीन शेयर करना है। हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था। In the late 19th and early 20th centuries, many critics continued to grapple with the newness of the generation of artists inspired by Impressionism. Impressionism के हम लोगों ने बहुत सारे आर्टवर्क्स देखे थे, उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था, उसको ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से आर्टिस्ट ने ऑब्जेक्ट्स को छोड़ करके लाइट के डिपिक्शन के ऊपर अपना फोकस करने की, सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी। तो 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में जो आर्ट क्रिटिक्स थे, दे वर वेरी मच कंफ्यूज्ड, क्योंकि उस समय एक के बाद एक जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट इमर्ज हो रहे थे जो इम्प्रेशनिज्म से फॉलो अप ले रहे थे, जो इम्प्रेशनिज्म को फॉलो कर रहे थे, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इंस्पायर्ड थे। और इसी तरह से एक आर्टिस्ट थे पॉल सेज़ार, जो कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? As the British critic Roger Fry's eloquent analysis and defense in Cézanne, a study of his development 1927 of his paintings made clear. रोजर फ्राई जो थे वो सबसे पहले सेज़ा की हेल्प के लिए या सेज़ा को एक तरह से डिफेंड कर रहे थे। Fry, who gave post-impressionism its name, regarded Cézanne as the founder of a new modernist aesthetic, a new formalism in which, as he wrote in Vision and Design 1920, plasticity has become all important and in which all is reduced to the purest terms of structural design. अभी जो इम्प्रेशनिस्ट थे उन्होंने स्ट्रक्चरल डिजाइन को बिल्कुल अलग कर दिया, कैनवस पर उसकी जरूरत ही नहीं रह गई, जैसे प्लास्टिक क्रिएशन की जरूरत नहीं रह गई, ऑब्जेक्ट्स वेटलेस हो गए, रह क्या गया? नेचर का इम्प्रेशन, इमोशंस का डिपिक्शन भी नहीं रह गया, केवल इम्प्रेशन रह गया। कहीं भी डिटेलिंग नहीं है, कोई भी चीज को डिटेल फिनिशिंग के साथ डिपिक्ट नहीं किया गया है। तो उन्होंने, फ्राई ने एक वर्क ऑथर किया था, मतलब एक लिखा था उन्होंने ऐसे, स्टडी ऑफ हिज डेवलपमेंट इन 1927, ये सेज़ा के बारे में था, इन सेज़ा अ स्टडी ऑफ हिज डेवलपमेंट। और इसमें उन्होंने सेज़ा के जो पेंटिंग के मेथड्स थे उनको बहुत ज्यादा डिफेंड किया था और उसको ही उन्होंने एनालाइज किया था और उसको प्रेजेंट किया लोगों के सामने, जो देखने आ रहे थे, जो ऑडियंस के सामने। ऑडियंस का मतलब वो नहीं जो एग्जीबिशन में 2 लोग खड़े हैं वही ऑडियंस है, ऑडियंस का मतलब ऑल द पब्लिक, कि हम क्या कहना चाहते हैं सेज़ा के बारे में और व्हाई सेज़ा इज सो इम्पोर्टेंट। सेज़ा को क्यों उन्होंने मॉडर्निस्ट एस्थेटिक फाउंडर बोला? उन्होंने कहा इम्प्रेशनिज्म के आर्टवर्क्स को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, या फिर हम लोग देखते हैं एक सनराइज यहाँ पर था और फिर क्लाउड मोनिका पॉपीज एंड देन हेस्टैक्स, और फिर ये अ बार एट द फॉल्सबर्ग, और फिर ये मोने का वाटर लिली पॉन्ड। और वाटर लिली पॉन्ड का हम लोगों ने एक पूरा अच्छा सा एनालिसिस किया था। तो इसके बाद ये मोने का गार्डन, हाउस गार्डन ऑफ मोने, सनफ्लावर्स बाय मोने, सनफ्लावर्स बाय मोने एंड वैन गो, और ये सेरा और रेनॉयर, ये इम्प्रेशनिज्म के बाद में आ गया सारा, इज ऑल्सो रेनॉयर।
देन पिज़ारो, फिर ये पिज़ारो की वॉशर वूमन बहुत फेमस पेंटिंग है, और सीन सिसली का ला सीन ओपन द्यू जोर, ये बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। एंड देन देगा, देगा अपने बेले डांसर्स के फिगर्स के लिए फेमस है। एंड देन वुमन इन द बाथ, सॉरी, देन रेनॉयर, टू सिस्टर्स, then comes Mary Cassatt, the child's birth, she is American, or then Whistler, Black and the Gold, and here it is Pizarro. Pizarro की ये आर्ट वर्क और सॉरी, पिज़ारो का ये आर्ट वर्क और उसके बाद सेरा का ये आर्ट वर्क हम देखेंगे तो खुद ही देख करके समझो। एंड देन कम्स दिस बेदर्स, नहीं यहां तक बेदर्स, और ये भी सेरा का है, ठीक है, जॉर्ज से। तो ये चीज देखो और फिर पिज़ारो का ये आर्ट वर्क देखो, दिस इज मोर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। और दिस वन हेस्टैक्स, ये चीज, दिस वन एंड सनराइज, जिसने इम्प्रेशनिज्म नाम दिया। तो हम देख रहे हैं ये पूरे जो हमने सीरीज ऑफ पेंटिंग देखे, थोड़ा सा रिवीजन किया अपने पेंटिंग्स का जो हमने उस दिन देखे थे। तो ये सारे आर्टवर्क्स के सीरीज में हमने क्या देखा कि अचानक से ऑब्जेक्ट्स गायब हो जाते हैं, केवल एटमॉस्फेरिक इम्प्रेशन रह जाता है नेचर का, और लेकिन धीरे धीरे करके आर्टिस्ट वापस ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स को भी इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में ही पेंट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो दिस इज व्हाट इज सेड हियर, द वर्क ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर पॉल सेज़ान made the avant-garde problem become even more explicit to critics as the British critic Roger Fry's eloquent analysis and defense in Cézanne, A Study of His Development, 1927, of his painting made clear. और इस स्टडी ऑफ हिज डेवलपमेंट 1927 में मतलब उसका जो पेंटिंग टेक्निक था इसको इन्होंने डिफेंड किया और ऑडियंस के सामने पुट अप किया। सॉरी, Fry, who gave post-impressionism its name, regarded Cézanne as the founder of a new modernist aesthetic, a new formalism in which, as he wrote in Vision and Design 1920, plasticity has become all important. अभी ये वाले जो आर्ट वर्क्स हम देख रहे हैं, ये सनराइज और पॉपीज, यहाँ पर प्लास्टिक जो क्वालिटी है दैट इज नॉट हियर। कंस्ट्रक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट का, जहां पर हम वेट क्रिएट करते हैं, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को उसके वेट के तरह से, अब वेट कई तरह का हो सकता है, कलर का हो सकता है, मास का हो सकता है, उसके ऑब्जेक्ट के शेप का हो सकता है, वो सारे वेट किसी भी तरह से हम उसको ऑब्जेक्ट को वहां पर और ऑब्जेक्ट्स के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को उस स्पेस में कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या कर रहे हैं? फ्राई ऑर्गेनाइज द अ न्यू फॉर्मलिज्म, ही सेड, सेज़ान ने क्या किया है, न्यू मॉडर्निस्ट एस्थेटिक, सेज़ान को उन्होंने न्यू मॉडर्निस्ट एस्थेटिक कहा, जिन्होंने नए फॉर्मलिज्म को डिवाइस किया, जहां पे वापस प्लास्टिसिज्म आ गया उनकी पेंटिंग में, इन विच एज ही रोट इन विजन एंड डिजाइन इन 1920। सेज़ान के बारे में उन्होंने एक और अपना वर्क जो था वो ऑथर किया था, जो 1920 में उन्होंने ऑथर किया था, किसने, रोजर फ्राई ने, और उसका नाम था विजन एंड डिजाइन। प्लास्टिसिटी हैज बिकम ऑल इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से आर्ट वर्क्स में प्लास्टिसिटी यानी ऑब्जेक्ट का फॉर्मलिज्म यानी कंस्ट्रक्शन यानी कि स्पेस पर ऑब्जेक्ट्स का
वेट और उसका और दूसरे फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेशनशिप का रिस्पेक्टिव एक रिलेशनशिप का कंस्ट्रक्शन जो है वहां से फिर शुरू हो गया, एंड इन विच ऑल इज रिड्यूस टू द प्योरेस्ट टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। और फिर से हम प्योरेस्ट टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन की तरफ लौट जाते हैं। Fry organized the first extensive exhibition of the post-impressionist art, और Fry was the one who organized the exhibition of the post-impressionist painters और उन in England, और उनका इस तरह से उन्होंने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ आर्टिस्ट को उस समय में, जबकि ये उसका डार्क टाइम है, सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे उनकी पेंटिंग की टेक्निक को, या वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस चीज को समझने के जगह, उनके आर्टवर्क्स को एंजॉय करने की जगह उनको मॉक कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक और तरीका हो सकता है आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का, और वो है उनके आर्टवर्क्स को क्यूरेट करना। और क्यूरेटर का क्या काम है? जो आर्टवर्क्स उन्होंने डिस्प्ले में लिए हैं, जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं डिस्प्ले के लिए अपनी एग्जीबिशन में, उनके बारे में वो एक अच्छा सा राइटअप भी देंगे, उनके बारे में एक एग्जीबिशन में सबको बताएंगे, मतलब उनको बताना है, उसको बिल करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है कि क्यों ये आर्टवर्क्स हमने सिलेक्ट किए हैं और व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन माय एग्जीबिशन ऑफ आर्टवर्क्स ऑफ दीज पेंटर्स, जिनको कि कोई भी अच्छी नजर से देख ही नहीं रहा है, हंस रहे हैं सारे उनके ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि आर्ट क्रिटिक हो करके हम आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अगर हम उनके आर्टवर्क्स को क्यूरेट करते हैं, उसको एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और उनको डिफेंड करते हैं दूसरों के सामने, जो ऑडियंस है उसके सामने ये बताते हैं कि ये आर्टवर्क्स क्यों जरूरी है, तो हम एक तरह से आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। Another early advocate of modernism, the German critic Julius Meyer Graf, described Cézanne's paintings in Entwinkel Langscheider Modern Kunst. It is German name, और मुझे इसका बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। 1904. Modern art being a contribution to a new system of aesthetics. As mosaic pictures, amazing in their vigorous contrast of color, which may be compared to a kind of kaleidoscope, and noted that the effects he produces are primitive. अब एक और जर्मन क्रिटिक हैं जूलियस मेयर ग्राफ, उन्होंने सेज़ा की पेंटिंग को कहा कि ये एस्थेटिक्स का एक नया सिस्टम है, एक नया तरीका है। एस्थेटिक्स का मतलब सौंदर्य शास्त्र को कंट्रीब्यूट करने का एक नया कुछ तरीका है, क्रिएट करने का कुछ नया तरीका है, जहां पर हमको पेंटिंग्स जो हैं वो मोज़ैक की पिक्चर्स की तरह लग रही हैं, जैसे लोग पजल पिक्चर्स को जोड़ दिया गया है, और वो अपने अमेजिंग, उनका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, उनकी जो विगर है, उनका जो वेट क्रिएट किया है उन्होंने, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। may be compared to a kind of kaleidoscope and noted that the effects he produces are primitive, और वो एक बच्चे के जैसे ऑनेस्ट है। प्रिमिटिव का मतलब जैसे शुरुआत में कलाकार एक ऑनेस्ट डिपिक्शन करता था, ये बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, सेज़ा वाज द वन जो पेंटिंग में मास्क गायब हो गया था। मास्क का मतलब समझते हो? मास्क का मतलब समझते हो? कोई बता पाएगा मास्क क्या होता है? MASS, मास्क। मैम लोग। और मास मतलब मैम पूरी एक समूह, ग्रुप। कभी साइंस पढ़ी है? मैम भार, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। द्रव्य, भार। अच्छा। और वो जब ग्रेविटी के साथ मिलता है तो भार बनता है, वेट। ठीक है, वस्तु का एक अपना द्रव्यमान होता है, ग्रेविटी के साथ जब वो इंक्लूड होता है तब वो वस्तु का भार होता है, वेट होता है। तो ये छोटा सा एक टर्म है जो आपने कभी पहले स्कूल में अपने साइंस में पढ़ा होगा। तो सेज़ा जो था, ही वाज द वन हु स्टार्टेड डिस्कसिंग, इसको डिस्कस करना ही कहेंगे, डिस्प्लेइंग
जो वो ऑब्जेक्ट्स पेंट कर रहा था, स्टिल लाइफ पीपीटी नहीं ऑब्जेक्ट्स। दिख रहा है हाँ बेटा, मैम, पीपीटी दिख नहीं रहा है क्योंकि हम दिखा नहीं रहे हैं, हम तो डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगा मैम आप दिखा रही हैं, लेकिन हाँ, मुझे अभी नहीं दिख दिखा रहा रहे है। अभी दिखा रहे अभी दिखा रहे। सेजा जो थे वो इम्प्रेशनिज्म के बाद में, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट में वेट नहीं रह गया था, पूरे ही ऑब्जेक्ट्स, पूरी जो पेंटिंग थी वो 2 डायमेंशनल हो जा रही थी, वहां पर ही वाज द वन। जब उन्होंने एप्पल को पेंट किया तो वो वाकई में एप्पल के शेप के थे। तो उन्होंने ये कहा कि सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपना एक वेट है, अपना द्रव्यमान, जिसको हमने कहा एक मास है उनका अपना, और वो मास जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए जो हम पेंट कर रहे हैं। अभी जब हम लोग सेजा के एप्पल देखेंगे तो सनराइज के साथ कंपेयर करना तो अपने आप समझ में आएगा। ये देखो, दिस इज सनराइज। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे चीजें, लेकिन किसी भी ऑल आर वेटलेस। ट्रीज का भी कोई ऐसा, इसके पीछे देखो ये भी चीज है, एक बहुत बड़ा सा, वो क्या कहना चाहिए, एक कुछ कॉटेज है इस जगह पर, ये देखो, सॉरी ये देखो एक कॉटेज है, और ये देखो कितना बड़ा सा पेड़ है, और यहाँ पर भी 2 फिगर्स हैं, यहाँ पर भी 2 फिगर्स हैं, छाता भी है, सब कुछ है, पॉपी है, इतने सारे, डिस्टेंस है अच्छा सा, पर वो सारा चीज एटमॉस्फेरिक है, कहीं पर भी वेट नहीं है। इवन हे स्टैक्स पे 2 डायमेंशनल है, वेट गायब है। यहाँ पर ये मोने के बाद के वर्क्स हैं, रेनॉय माने का है, ठीक है, सॉरी मोने के पहले का वर्क है, माने का है, हु वाज अ ब्रिज। लेकिन यहाँ पर भी हमने उस दिन देखा था कि कैसे उन्होंने इलस्ट्रेट किया है अपना केवल ब्रश के स्ट्रोक से, कि कैसे केवल जो इम्प्रेशन है उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया जा सकता है। और अब हम देखते हैं एप्पल्स। ये सारे आर्टवर्क्स हम लोगों ने लास्ट डे बहुत अच्छे से देखे थे, नहीं? आई थिंक मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? मातिस, ये तो मातिस आ गए, वैन गो, ये सेजा, सेजा और उनके एप्पल्स। और ये नीचे बेदर्स है, एक हम लोगों ने जॉर्ज सेरा की बेदर्स देखी और एक ये बेदर्स है, ठीक है। अब ये एप्पल्स देखो, जो हम कहना चाहते हैं वो ये है। ये वैसे तो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, कि जैसा रियलिस्टिक एप्पल हम हमारे कॉन्सेप्ट में होता है, हम कहते हैं सेब और हमें सेब याद आ जाता है कि सेब ऐसा होता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल का मतलब एप्पल ऐसा होता है, हमारे कॉन्सेप्ट में है वो, यहाँ पर ऐसे इस जगह हमारे पास में आपके साथ में रहता है, कि हमने जैसे कहा बनाना, बी फॉर बनाना, तो बनाना का क्या शेप होगा, बी फॉर बॉटल, बॉटल का क्या शेप होगा, ए फॉर एप्पल, एप्पल का क्या शेप होगा, बी फॉर ब्रेड, ब्रेड का क्या शेप होगा। तो हमारे हमारे ये कॉन्सेप्ट्स हमारे बचपन से ये बिल्टअप हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये ग्रीन एप्पल्स, सी दिस, है ना, ये देखो, ये कलर, ये शैडोज, ये सारा चीज उन्होंने क्रिएट किया, शैडोज क्रिएट किए, और फिर से वापस एप्पल को एप्पल का शेप मिल गया, एप्पल को एप्पल का द्रव्यमान मिल गया, मास मिल गया, सॉरी। और ये बेदर्स, बेदर्स वैसे ना, अभी हमने सोरा की पेंटिंग देखी थी, चौथ सेरा की, कैसे उन्होंने बेदर्स बनाया था, ये उनकी पेंटिंग है। ये वैन गो का आर्टवर्क है, एंड दिस इज ऑल्सो बाय पॉल सेजा, द कार्ड प्लेयर्स। अब ये देखो,
यहाँ पर टेबल एक प्रॉपर शेप में है, बॉटल एक प्रॉपर शेप में है, रखा हुआ हाथ जो है और ये पूरा बॉडी का जो एनाटॉमी है एकदम सही है, और शरीर जो है वो बकायदा लग रहा है कि उसमें भार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पूरा 2 डायमेंशनल है, ऐसा नहीं लग रहा है। ये देख करके आपको लग रहा है ये 2 डायमेंशनल है, ये चीज आप देखो। और इस टेबल के पीछे का जो ग्राउंड है, वॉल है ना, दिस इज दैट पेंटिंग द बेदर्स, और ये एप्पल्स सेजा की। थोड़ा सा ध्यान से देखो इन एप्पल्स को। ये ब्रशेस देखो, गोल है, डार्क टोन भी है, शैडोज भी है। ब्लैक भले ही नहीं यूज किया है डायरेक्टली, लेकिन डार्क शैडोज हैं। और जैसे ही शैडोज आते हैं 3D मॉडलिंग शुरू हो जाती है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को प्लास्टिकली एनिमेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से 3D मॉडलिंग शुरू हुई, लेकिन अब की बार वो आर्टिस्टिक टर्म्स में थी। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर थे। Both another early advocate of modernism, the German critic Julius Meyergraf, described César's paintings in his Entwicklung Schied der Modern Kunst in 1904. That means modern art being a contribution to a new system of aesthetics, as mosaic pictures amazing in their vigorous contrast of color, which may be compared to a kind of kaleidoscope. अब ये कैलेडोस्कोप क्यों कहा है, क्यों उन्होंने कहा है कि विग्रस कंट्रास्ट ऑफ कलर्स वहां पर मिल रहा है? ये एप्पल्स देखो, सिजा का याद करो और फिर उसको सोचो। एंड नोटेड दैट द इफेक्ट्स ही प्रोड्यूस आर प्रिमिटिव, जैसे कि ऑनेस्ट है, जैसे प्रिमिटिव आर्टिस्ट एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस क्रिएट करता था, उसी तरह से ये भी है। Fry made the same point, noting in vision and design that César's new kind of painting reduced the artistic vision to a continuous patchwork or mosaic of colored patches. फ्राई ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा जो मेयरग्राफ ने कहा, वही फ्राई भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि विजन और डिजाइन जो सेजा ने अपनी नई पेंटिंग में इंक्लूड किया है, उसने आर्टिस्टिक विजन को जो है कंटिन्यूअस पैच वर्क में या फिर मोजैक बना दिया, कलर्ड पैचेस का मोजैक की तरह से क्रिएट कर दिया है, विदाउट एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चरल कोहेरेंस, व्हिच नॉनदलेस कन्वेड द टोटलिटी ऑफ अपीयरेंस। और इस तरह से हम केवल जो अपीयरेंस के टोटलिटी है उस पर जाते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एप्पल का जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है वो वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन एक टोटल अपीयरेंस जो है वो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। इस चीज का मतलब समझने की कोशिश करो। कहीं पर एक अच्छा सा एप्पल का फोटो बनाओ, या किसी बच्चे ने खूब अच्छे से मन से एक एप्पल को बनाया हो, या एक रियलिस्टिक फोटोग्राफ हो एप्पल का, उससे ये एप्पल्स बहुत डिफरेंट है। मतलब वहां पर जो हमें स्ट्रक्चरल एक कंस्ट्रक्शन मिलता है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक केवल अपीयरेंस है। बात समझ, डिफरेंस समझ में आया? स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, एप्पल को प्रॉपरली बनाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो है अपीयरेंस में वो परफेक्ट है। बोथ फ्राई एंड हिज fellow Bloomsbury figure, Cleveland came to the conclusion that it was abstract formal elements that counted most. और यहाँ पर पहली बार बात आती है एब्स्ट्रैक्शन की। उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन जो फॉर्मल एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही सबसे ज्यादा काउंट किया गया है। किसने किया है? सेजा ने। और ये मॉडर्न आर्ट की शुरुआत है, प्रॉपर शुरुआत। दैट अलोन were essential so that a painting no longer had to represent an object or figure.
अब इसका मतलब पेंटिंग में ये जरूरत नहीं है कि कोई एक फिगर या एक ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन ही हो। अब इसका मतलब ये हो गया कि पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ये कंपलसरी जो एक चीज है कि एक हम सुंदर सा ऑब्जेक्ट बनाए, उसको रियलिस्टिकली पेंट करें, एंजल्स बनाए, या हम उस समय की कहानी बनाए, 13वीं 14वीं शताब्दी की 19वीं शताब्दी में कहानी बनाए और बिल्कुल रियलिस्टिक वे में बनाए, पहले स्टूडियो सेटअप बनाए, फिर उसको देख करके पेंट करें, तो वो चीज अब जरूरत नहीं रह गई थी। फिर इसके बाद में we can see artworks of ये गॉगिन के, ये सारा पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है। पॉल गॉगिन, द मिडडे नैप। गॉगिन के बारे में हमें कौन बताएगा? या कोई हमें बता सकता है गॉगिन के बारे में? आई एम लिसनिंग, बताओ। मैम वैन गॉग और पॉल गॉगिन दोनों साथ में, मतलब एक साथ ही काम किया करते थे एक टाइम पे, फिर बाद में इन दोनों लोगों में आपस में मतभेद हो गया था, तो दोनों अलग अलग हो गए थे। और ताहिती जो जनजाति थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे पॉल गॉगिन, और काफी समय अपना वहां पे बिताए भी थे। और मानसिक स्थिति कुछ इनकी भी वैसी थी जैसे वैन गॉग के साथ भी थोड़ा डिप्रेशन टाइप का कुछ ऐसा था। हाँ। और पॉल सेजान से ये बहुत प्रभावित थे। पॉल सेजान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जिसमें ठीक है। गॉगिन ताहिती क्यों गया था? क्योंकि जो उनको जो है ये जो शहरी जो समाज था वो पसंद नहीं आ रहा था, जो यहाँ के लोग थे उसमें इनको कृत्रिमता बनावटी पर नजर आता था, वास्तविकता से दूर लोग नजर आते थे। इस वजह से वो चाहते थे कि जो जो वास्तविक मनुष्य होता है उसके बीच में रह के और उनको देखना समझना चाहते थे अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझे क्या? हाँ, इसको हम लोग ऐसे समझे क्या कि हम सबसे पहले हमें मिलता है आपका ये प्रभाववाद, यथार्थवाद के बाद में प्रभाववाद आ गया, एकदम से पेंटिंग्स वैसे बनाई जाने लग गई। और प्रभाववाद के बाद में नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद में आपके कौन से आर्टिस्ट हैं? जॉर्ज सियोरा थे और जॉर्ज सोरा, पॉल सिग्ने। पॉल सिग्नाक। तो हमने सेरा की पेंटिंग्स देखी और इम्प्रेशनिज्म में और न्यू इम्प्रेशनिज्म में डिफरेंस समझा, और उसके बाद में फिर पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का मतलब यस मैम, सेजा, गॉगिन और वैन गॉग। गॉगिन और वैन गो। गॉगिन और वैन गो को सिंबलिस्ट भी कहा जाता है, प्रतीकवादी कलाकार भी कहा जाता है। गॉगिन और वैन गो दोनों बढ़िया दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे दोनों में, लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस था। वैन गो बाहर निकल करके पेंटिंग करता था, स्टूडियो में नहीं करता था, जबकि गॉगविन जो था वो बाहर से स्केचिंग करके लाएगा और अंदर पेंटिंग बनाएगा। और ये चीज वैन गो को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, एक चीज। दूसरी, वैन गो की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बेसिकली वो आर्टिस्ट था भी नहीं, लेकिन उसने क्या था कि जो गरीब लोग होते थे या जो परेशान लोग होते थे उनको वो बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था, तो उनको ही वो पेंटिंग में अपनी पेंट भी किया करता था। अब यहाँ पर जो इम्प्रेशनिज्म है उसमें जो अभी तक डॉट्स बना रहे थे, या तो पैचेस लगा रहे थे, रफ पैचेस, या फिर डॉट्स बना रहे थे, वहां से गॉगिन की जो आर्ट है उसमें हमें क्या मिल रहा है कि वो लाइंस में बना रहा है, लाइंस भी ऐसी जो चल रही हैं, है ना, मूविंग लाइंस। अगर हम बोले कि मूविंग लाइंस किसकी स्पेशलिटी है, गतिमान रेखाएं किसकी स्पेशलिटी है? दो की। वहां पे वो गोल गोल जो पॉइंट्स है वो, या जो, एक मिनट,
तो एक डिफरेंस तो हमें ये समझ में आया इम्प्रेशनिज्म में और गॉगविन में, और सॉरी गॉगविन में नहीं, गो में। गो भी इम्प्रेशनिस्ट है और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट या इम्प्रेशनिज्म के जो आर्टिस्ट है वही टेक्निक वो भी यूज कर रहा है। कलर्स को पैलेट पे मिक्स करने के बजाय वहीं पर सीधे कैनवस पे पुट अप कर रहा है, लेकिन डॉट्स नहीं बना रहा, रफ पैचेस नहीं लगा रहा, लाइंस बना रहा है, और लाइंस भी ऐसी कि वो चल रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज वैन गो की ये थी जो बहुत ज्यादा अलग सी है कि वो ह्यूमन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एगनी को, उनकी परेशानी को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, लैंडस्केप्स भी पेंट किए तो भी दे आर कन्वेइंग सम सॉर्ट ऑफ इमोशन। वहीं इम्प्रेशनिज्म जो है वहां पर इमोशंस नहीं है, यहाँ पर है। गॉगविन भी ऐसे ही है, कुछ मीनिंगफुल चीज वो डिपिक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके कलर्स जो है वो काफी डिफरेंट होते जा रहे हैं, फ्लैट कलर्स आने लग गए हैं। इम्प्रेशनिज्म का जो टेक्निक है कि हम केवल डैब्स लगाएंगे या डॉट्स बनाएंगे या लाइंस बनाएंगे, उसके बजाय वो बहुत अच्छे से कलर्स वगैरह लगा रहे हैं जैसे लगाना है। और इसी बीच में वैन गो और गॉगविन का झगड़ा हुआ। गॉगविन वापस आर्ले से फ्रांस चला गया, वहां से जब लौटा है तो वहां से वो ताहिती चला गया, ताहिती में कुछ दिन रहा, फिर वापस फ्रांस आया। फ्रांस में वहां पर अपने उसने अपना स्टूडियो सेटअप किया, उसको कुछ एक धनराशि भी मिली, उसका जो विल है वो मिला, उसके कुछ लॉस्ट अंकल थे उनका। उसके बाद में उसकी वापस वो फिर से ताहिती लौट करके आया और ताहिती में काम करने लगा। वहां फ्रांस में जो स्टूडियो उसने सेटअप किया था वहां वो स्टूडियो उसका तहस नहस कर दिया गया और उससे घबरा करके वो वापस फिर ताहिती आ गया। यहाँ आकर के वो बहुत ज्यादा काम करता रहा। जो वहां के जो प्रिमिटिव लोग थे उनकी जो ऑनेस्टी थी, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ और वो काम उनके लिए ही काम करता रहा, यहाँ तक कि उसको जेल भी जाना पड़ा। इस तरह का भी हम लोगों को इंसिडेंट्स मिलते हैं। तो ये जो सारा हम लोगों को डेवलपमेंट मिल रहा है उनका, गॉगविन का, गो का, इम्प्रेशनिज्म का, ये एक न्यू आर्ट मूवमेंट को फॉर्म कर रहा है। और वो क्या था? एब्स्ट्रैक्शन। हम फॉर्मल ऑब्जेक्ट को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे करके और ज्यादा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। जो जिस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया इम्प्रेशनिज्म ने, उसको सेज़र ने फिर से वापस मिलाया, उसको मास और वेट फिर से उसका क्रिएट किया, लेकिन इसके बाद में उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फिर से कैसे रीअरेंज किया है गॉगविन ने और गो ने, ये आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, रीअरेंजिंग समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कैसे वो फिर से अपनी स्पेस में यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स भी चेंज हो गए हैं। सेज़र ने एप्पल से शुरुआत की, ह्यूमन फिगर्स जो एकदम छोड़ दिए गए थे वो वापस हमें पेंटिंग्स में दिखने लग रहे हैं। गो की भी पेंटिंग्स में है, गॉगविन की भी पेंटिंग्स में है, और लेकिन दोनों का जो अरेंजमेंट है दैट इज वेरी डिफरेंट। हम लोग कुछ आर्ट वर्क्स देखते हैं। ये गॉगविन का है, द मिडडे नैप। ये भी गॉगविन का है, द मून एंड द अर्थ। ये भी गॉगविन का है आर्टवर्क, द स्वाइन हर्ड। ब्रिटनी का ये लैंडस्केप है, जिस समय वो ब्रिटनी में रह रहे होंगे ये उस समय का लैंडस्केप है, और दिस इज द हर्ड। ठीक है, और दिस इज द हर्ड मैन। और ये उनकी फेमस पेंटिंग है, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। इस पेंटिंग के बारे में जानते हो? कुछ बता पाओगे? कभी इसके पहले ध्यान दिया है? मैम स्पिरिचुअल थॉट के साथ बनी है। Yes, ma'am. This symbolizes beginning of life. ये
इन्फेंट जो है यहाँ पर, दिस इज यूथ एंड दिस इज एंड। तो ये एक तरह से जर्नी है, और इस जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं। ये गॉगविन ने अपने आखिर के समय में बनाई थी, और ये उनकी आखिरी आर्टवर्क है, और ये इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सारी फिगर्स जो है वो ताहिती से ही ली है, और दिस वाज द गर्ल जिसके साथ वो ताहिती में रहा करता था। इसमें होगी, नहीं है, इसमें भी नहीं। ये तो ब्रिटनी का है, वो अपने ब्रिटनी भी रहा ना काफी समय तक, और ये खुद गॉगविन। गॉगविन का ये पोर्ट्रेट बहुत फेमस है, इसके बारे में कुछ बता पाओगे? इसमें पीछे उसने जीसस का क्रूसिफिक्शन शो किया है, इसको सर्च करके मुझे बताना। और ये वैन गो अपना एक कान देने के बाद में, और ये साइप्रस वैन गो की बहुत फेमस पेंटिंग है। मूविंग लाइंस, दिस इज रेड वाइनयार्ड, विंसेंट वैन गो। ठीक, सेजा सेजा सेजा, ये हम लोगों ने देख लिए। ये आर्टवर्क कुछ इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बता पाओगे थोड़ा सा? मैम ये हेनरी रूसो का स्लीपिंग जिप्सी नाम है इस आर्टवर्क का, स्लीपिंग जिप्सी। तो ये इम्पोर्टेंट और क्यों है? हाँ मैम, ये इनका सिग्नेचर स्टाइल, ऐसे ही आर्टवर्क बनाते थे मोस्ट ऑफ उष्ण कटिबंध के जो मतलब वो होते थे फॉरेस्ट, वो सारे आर्टवर्क भी इनके होते थे। इसके बारे में मैम ज़्यादा नहीं पता मुझे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। मैम ये स्ट्रीट आर्ट वही, आर्टिस्ट थे, और ये जो नावी आर्ट जो था उसके मेंबर थे, और मतलब इन लोगों ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन आर्ट का नहीं लिया था। ये सब तो बुक्स में लिखा है, आपको लर्न है। हमने यस, जो पेंटिंग दिखाई है उसके बारे में कह रहे हैं, देख के ही बताओ क्या देख रहे हो। मैम ये फेमस क्यों है ये नहीं पता। ये मैंने पूछा इम्पोर्टेंट क्यों फेमस है, क्यों चलो है? नहीं बता पा रहे, लेकिन इसमें क्या है, क्या डिपिक्टेड है? जिप्सी सो रहा है, उसके साथ में उसका एनिमल, उसके हाथ का ये उसके स्टिक, और साथ में उसका मैंडोलियन, और एक वाटर बॉटल। तो ये स्टिल लाइफ इंक्लूड किया है ना फिगर स्टडी के साथ में। और पीछे का ये लैंडस्केप और पानी, और ये स्काई, व्हाइट मून, इसके बीच में इसकी ये खुली हुई आंख। बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, और आगे आने वाले समय में जो बनने जा रहा था उसकी शुरुआत यहाँ पर है। क्या शुरुआत है बता पाओगे? ये मैंडोलियन, जो बाद में क्यूबिज्म में बहुत सारे मैम बाद में यस मैम। बनाए गए। स्टिल लाइफ, ये चीज हेनरी रूसो, ये क्यूबिज्म की शुरुआत है, उसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। गौर से ये आर्टवर्क देखो, है
यस मैम। मैम पिकासो जो एक पिकासो का आर्टवर्क है समुद्र पर दौड़ती हुई महिलाएं, उसमें भी ऐसी ही उनकी बॉडी होती थी, मतलब बड़े बड़े हाँ वो हाथ बड़े बड़े पैर मोटे मोटे, तो क्या ये उससे सिमिलर है मैम? ये जो लाइंस हैं, जो स्ट्राइप्स हैं, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जिस तरह से बनाया गया है ये चीज। यस मैम, क्यूबिज्म में जैसे जो पीछे की जो चीज होती है उसको भी फ्रंट में ले आके दिखाते हैं, कुछ कुछ वो चीज राइट, देखने को मिल रहा है। वो चीज। एक हाथ गायब है, उसकी जगह पर ये गिटार या वो सॉरी मैंडोलियन है ना। और पैर का जरा ये हिस्सा देखो, और ये उस तरफ होना चाहिए था। अगर ये इधर की तरफ कंधा लेकर के लेटा है तो ये उस तरफ होना चाहिए था, लेकिन दोनों पैर एकदम सीधे हैं। और पीछे का चीज भी हमें यहाँ पे बकायदा पूरा ड्रॉ करके दिखा दिया गया है। एक तो ये चीज, दूसरा ये लाइफ स्टडी एंडोलियन, और ये स्टिल लाइफ। ये जो लाइंस के थ्रू ये जो पूरा डिपिक्शन है, ये सारा चीज, तो ये एक शुरुआत थी, यहीं से ही क्यूबिज्म के हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, उसकी ग्रोथ मिल रही है धीरे धीरे करके। एब्स्ट्रैक्शन और क्यूबिज्म का मतलब जो फॉर्म का उन्होंने जो डिपिक्शन शुरू किया था, डिस्टॉर्शन शुरू किया था, वो हमें यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रोथ उसकी मिलने लगती है। So the sleeping gypsy, and then comes Henry Matisse. Fauvism, the desert harmony in red. तो क्यूबिज्म की बात करते हैं, क्यूबिज्म बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग फॉबिज्म की बात करते हैं थोड़ा सा। फॉबिज्म के बारे में बताओ कि जरा इसे ये पेंटिंग को थोड़ा सा अच्छे से देखो। मैटिस की एक और पेंटिंग है, वो मैंने क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया, आई जस्ट फॉरगॉट टू इंक्लूड हियर। पोर्ट्रेट ऑफ मैडम मैटिस, बहुत फेमस पेंटिंग है। वो ग्रीन कलर का पूरा पोर्ट्रेट है, आधा ग्रीन है आधा ब्लू है, बीच का एक एरिया है। I just forgot to include, sorry, मेरे कॉन्सेप्ट में था कि उसको इंक्लूड कर। वो उसको ग्रीन हरी पट्टी बोलते हैं, मैडम मैटिस की है। हाँ हाँ देखा है, मैंने देखा है मैडम मैटिस। हाँ, तो और ये है द डेजर्ट हार्मनी इन रेड। अब ये पेंटिंग के बारे में क्या कुछ बता पाओगे? जो देख रहे हो वो बताओ मुझे, किताब में जो लिखा है वो तो छोड़ देंगे। मैम इसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सब एक ही है। और रेड कलर का है, यस मैम। साथ में येलो कलर है। फॉबिज्म में जंगल बाग कलर को स्प्लैश की तरह यूज करते थे, मतलब पूरा पूरा एक पूरा देखो ग्राउंड प्रिपेयर किया है और वो रेड का ही है। उसके ऊपर ये ब्लू से ऑर्नामेंट्स बनाए हैं उन्होंने। अब ऑर्नामेंट्स भी ऐसे हैं कि दीवार और मेज का कपड़ा जो है उसके ऑर्नामेंट सिमिलर हैं, तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कैसे फर्क करते हो? अगर ये लाइन हल्की सी ना हो और इस जगह पर ये चेयर ना हो, तो हमें ये कभी समझ नहीं आएगा, हम तो इसको एक ही चीज मानेंगे, है ना। जरा अच्छे से देखो ये चीज। यस मैम। तो कलर को जिस तरह से वो एक बहुत बड़े बड़े एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और उसके बाद में वो डिपिक्शन कर मतलब वो दूसरे कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज करते थे। अब यहाँ पर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, और फिर देखो ब्राउन है, इस जगह ये ब्राउन है, ब्लूज हैं, और ये देखो यहाँ पर येलो ऑकर है, और यहाँ पर वाइट है। ये पूरा एक एरिया है, ये पूरा ये ब्लू वही ब्लू है जो यहाँ पर यूज किया गया है। तो वो लोग जो भी जो मैटिस या फिर जो और भी जो जंगलवादी कलाकार थे, वो सारे के सारे कलर्स को पूरा एक एरिया कलर का एक टिपिक फैला करके बना रहे हैं, और उसके ऊपर मोटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, या किसी के कोई डेकोरेटिव पीस क्रिएट किया जा रहा हो। उनकी शुरुआत में इस तरह का था, तो बहुत ज्यादा उसमें ऐसा भी लगता है जैसे अलंकरणात्मक प्रवृत्ति भी दिखती है।
लेकिन एक्चुअली वो क्या था, कलर और ऑब्जेक्ट दोनों के वेट को अपने स्पेस में स्ट्रक्चर करने की कोशिश थी, है ना। हेलो, यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक ठीक। तो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो अलंकरण थोड़ी ना क्रिएट कर रहे थे, कलर और ऑब्जेक्ट्स को अपने स्पेस में रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे थे। उसके मास को, कलर का भी एक मास होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट का होता है वैसे कलर का भी होता है, तो उसको वो कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे अपने आर्ट वर्क में, ये चीज क्रिएट करने, ये चीज पे काम कर रहे थे, इस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा, अब आते हैं क्यूबिज्म पर। Pablo Picasso was a revolutionary artist of the early 20th century. Gauguin had already used Polynesian figures and myths, but the ironic idea of the primitive look as an advanced look, which was in fact an extension of 19th century interest in the exotic or foreign, took off with Picasso's use of African mask in the proto-cubist masterpiece Le Demoiselle d'Avignon, 1907. क्या बता रहे हैं, जो हम लोग इतनी देर से भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैटिस थे, उसके पहले गॉगिन, ये सारे लोग अफ्रीका की तरफ मुड़े, प्रिमिटिव की तरफ, ऑनेस्ट डिपिक्शन की तरफ। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ऐसा लग रहा है, सेजा के लिए भी लिखा था, ऐसा लग रहा है कि वो प्रिमिटिव आर्ट की तरह से जो ऑनेस्ट एक डिपिक्शन है उसका, प्रिमिटिव आर्ट का, वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। मतलब बिल्कुल सिंप्लिसिटी से जो हम आर्टिस्ट कहना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, उसको बना दे रहे हैं। और अब तो और भी ज्यादा हो गया, वापस पीछे की तरफ, टाइम में पीछे जाना, और ये एक फैशन की तरह था। एन एक्सटेंशन ऑफ 19th सेंचुरी इंटरेस्ट इन द एक्सोटिक और फॉरेन, मतलब फ्रांस से बाहर एक्सोटिक और फॉरेन, मतलब दूर देश का हो, जिसको कोई जानता ना हो। ये शुरुआत कहाँ से हुई, जब पिकासो ने अफ्रीकन मास्क को यूज किया एविग्नो की मसल्स को पेंट करने के लिए। तो उनकी जो वो फिगर्स बनी हुई हैं, वो जो फीमेल फिगर्स हैं, वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका चेहरा है, वो उन्होंने मास्क की तरह, जैसे वो वुडन मास्क हुआ करते थे अफ्रीका के, उस तरह का उन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट किया। भले ही उसका जो इमोशनल परस्यूट है वो कुछ दूसरा है, लेकिन जो उसका कॉन्स्ट्रक्शन है वो यही है। In this work, the cubist reduction of the human form to primitive geometry was already apparent, as the flattening of the figures inspired by the flat mask. और अब हमें क्या मिलता है कि फिगर्स वो फ्लैट मिल रही हैं। यहाँ पर पैब्लो पिकासो ने फिगर्स को फ्लैट कर दिया है, जैसे मास्क होते हैं, वुडन मास्क होते हैं, फ्लैट होते हैं, उस तरह से उन्होंने ह्यूमन फिगर्स को और ह्यूमन जो चेहरे हैं उनको उन्होंने फ्लैट का मतलब बराबर कर दिया, एकदम गोलाई खत्म हो गई, एक लकड़ी के जैसी जकड़ा हुआ उसका रूप आ गया सामने। और इस तरह से उन्होंने जो वेस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न से, पाश्चात्य से इतर है, जो उस समय की पाश्चात्य संस्कृति की इंडस्ट्रियल, जिसको कहना चाहिए, यहाँ पर लिख रहे हैं नॉन इंडस्ट्रियल एंड ऑफन ट्राइबल। नॉन इंडस्ट्रियल का मतलब जो इंडस्ट्री से प्रेरित नहीं है या उसमें नहीं बनाया गया, एंड ऑफन ट्राइबल जो ज्यादातर, अधिकतर ट्राइबल है, यानी कि ट्राइब्स के कल्चर से लिया गया है। कल्चर सच एज दोज ऑफ अफ्रीका, जैसे अफ्रीका के कुछ कल्चर्स, उनसे लिया गया है। इस तरह के फॉर्म्स को पैब्लो पिकासो ने जब अपने आर्ट वर्क्स में इंक्लूड करना शुरू किया, तो क्रिटिक्स ने इनके प्योर प्लास्टिसिटी, मतलब दृश्यात्मकता के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, दृश्यात्मक कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लास्टिसिटी के लिए उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया। दिस सीम्ड नॉवेल टू यूरोपियन आर्टिस्ट एंड क्रिटिक्स ईगर टू ब्रेक विद ट्रेडिशन। और जो परंपराओं को छोड़ करके कुछ नया करना चाहते थे, ऐसे क्रिटिक्स और आर्टिस्ट को ये सारा चीज बहुत फैसिनेटिंग, कहना चाहिए आकर्षक लगा,
और उन्होंने वो इसकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हुए, उन्हें लगा कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। मेक न्यू आर्ट फॉर अ न्यू सेंचुरी एंड लेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ मॉडर्न प्रिमिटिव, और इस तरह से इनको कहा जाने लगा मॉडर्न प्रिमिटिव्स और आउटसाइडर। और फ्रांस का जो मॉडर्न आर्ट का जो उस समय का सिनेरियो था उसमें आउटसाइडर कहा जाने लगा, एज इट हैज बीन कॉल्ड। मतलब ये बाहर से प्रेरणा ले रहे थे, फ्रांस की कला से उनका कोई लेना देना नहीं था। इन 5 primitive masters, 1949, the German critic Wilhelm Puth, in fact, acclaimed primitive art's air of unsophisticated artlessness and clumsiness. अब कुछ आर्टिस्ट जो थे, कुछ क्रिटिक थे, उनको प्रिमिटिव आर्ट जो थी वो बिल्कुल अनसोफिस्टिकेटेड लग रही थी, जिसमें आर्टलेसनेस थी, मतलब कलाकृति का जो सौंदर्य है वो तो था ही नहीं, which supposedly expressed an elevated or ecstatic state of mind. और ये है आपका वो आइकॉनिक पेंटिंग जिसने क्यूबिज्म की शुरुआत की 1907 में। पैब्लो पिकासो ने अफ्रीका के मास्क से प्रेरित होकर के ये शरीर बनाए, मतलब इस तरह से आकृतियों का गठन प्रारंभ किया था। अभी इसमें और इस आर्टवर्क में दोनों पिकासो के हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 30 साल का डिफरेंस है। ये 1907 में बनाया पिकासो ने और ये 1937 में बनाया, पूरे 30 साल का फर्क है। और क्या डिफरेंस है बताओगे? मैम दोनों का सब्जेक्ट पहले तो अलग है, वो अफ्रीका की कला से प्रभावित होकर के बनाया है और ये स्पेन के सिविल वार से प्रभावित होकर के बनाया है उन्होंने। और इसमें ये शायद मैम मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ये शायद उनकी गर्लफ्रेंड का ही ये पोर्ट्रेट है और उसमें ऐसा मतलब जो सिविल वॉर में जो महिलाओं के साथ जो उनकी हालत नहीं सही थी, शायद उस चीज़ को देख करके उससे आहत होकर के उन्होंने ये बनाया था उस टाइम। आप बुक पे क्यों चले जाते हो? क्या इसमें चेहरे बहुत सुंदर हैं? नहीं, और ये अफ्रीका की कला से नहीं, अफ्रीकन मास्क जो होते थे उनसे प्रेरित होकर के बनाया था एवेग्नो की सुंदरिया, जिसको कहते हैं लेडी मॉडल्स ऑफ एवेग्नो। और ये दिस इज द वीपिंग वुमन। सही बात है, सिविल वॉर से प्रेरित होकर के इसको बनाया था। इसमें एक चीज जो बहुत खास है, मुझे लगता है शेयरिंग फिर ना। वीपिंग वुमन, इसमें एक चीज जो बहुत खास है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्यूबिज्म। जो यहाँ पर है फ्लैट है बॉडीज, लकड़ी के शरीर है, ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी के जैसे हैं सारे मास्क, वुडन मास्क, और शरीर भी वुडन है। यहाँ पर कुछ और चीज है, ये देखो, ये चेहरा है और ये बगल का चेहरा है जो इधर में बनाया गया है। कैन यू सी इट? अगर हम किसी का साइड प्रोफाइल देखते हैं तो हमें उधर वाली आंख नहीं दिखनी चाहिए, पर वो इधर दिख रही है। और ऑब्वियसली इमोशन का डिपिक्शन जो है वो मेजर कंसर्न है। फिगर का डिपिक्शन या
पोर्ट्रेचर इसमें कुछ सिंबल भी यूज किए गए, लाइक जैसे इनका जो हैट है, हैट पे फ्लावर है, फ्लावर का मतलब ये, हाँ मैम, वो फ्लावर का मतलब शायद ये है कि कभी ये युद्ध खत्म होगा और शांति होगी, तो वो फ्लावर के जैसे सुख का टाइम कभी आएगा मैम, शायद उसका मतलब ये है। फ्लावर का मतलब फ्लावर ब्लू कलर से पेंटेड है, डिप्रेशन तो नहीं है। द ब्लू पीरियड ऑफ पिकासो जो है वो दैट इज कॉल्ड, जब थोड़ा सा डाउन टाइम था उनका, उसको कहा जाता है। And this is the old guitarist Pablo Picasso, blue period 1903-1904। ये आर्टवर्क में और ये आर्टवर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एक ही, अगर हम एक सीरीज में ये तीनों आर्टवर्क्स रख देते हैं तो हमको तो ये समझने में मुश्किल होगी कि ये एक ही आर्टिस्ट के तीनों आर्टवर्क्स हैं, लेकिन हमें गिटार यहाँ पे मिल गया। ठीक, मैंडोलियन और ये वाटर बॉटल, और ये देखो हमें कितनी बार मिलेगा। और ये डव ऑफ पीस, ये प्रिंट है। तो जो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, सिद्धिदात्री ने जो बताया, दैट इज वेरी ट्रू ऑफ दिस ऑल्सो। आर्ट पेपर पर प्रिंट है, दिस इज पैब्लो पिकासो, और ये उनका प्रिंट। दिस इज बुल्स हेड, स्कल्पचर बाय पैब्लो पिकासो, और इसमें उन्होंने यूज क्या किया है, बाइसिकल का सीट और ये बार, हैंडल बार। बताओ कौन बोल रहा है? ये जो है बाइसिकल वाला, इसमें ये था कि पहले धारणा ये थी कि मूर्तियां केवल मतलब ऐसे रियलिस्टिक वे में बनाई जा सकती है, लेकिन उस धारणा को तोड़ते हुए पिकासो ने एक ऐसे मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक एक ऐसी स्कल्पचर बनाई जो पूरी तरह से भावना की अभिव्यक्ति कर रही थी, और इस धारणा को भी तोड़ रही थी कि न सिर्फ रियलिस्टिक वे में सिर्फ मूर्तियां बना के भावना की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, इस टाइप का ठीक छोटा है। सा इंस्टॉलेशन बना के भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसके अलावा एक और भी चीज था, इसके पहले भी वो ऐसे ही काम कर चुके थे। सिंथेटिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उन्होंने कैसे देखा कि जो मास्क बना रहे हैं, जो प्रिमिटिव मास्क बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? वही चीज का खोखला होता है, लकड़ी है, खोखले है, उसके ऊपर उसकी आंख काट ली, उसमें लौकी का जो बीज है वो लगा लिया, लौकी को काट लिया, बीच से खोखला कर लिया, उसका सिर बना लिया, उसके ऊपर बहुत सारे रेशे लगा लिए बाल बनाने के लिए। तो ये सब चिपका चिपका करके तो बना रहे थे वो सारा चीज। ये तो सिंथेटिज्म का जो उनका जो एक दिमाग आया था वो यहीं से ही तो आया था। मतलब दिमाग का मतलब सिंथेटिज्म का जो क्या 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 प्रेरणा बता रही मिली हैं थी। हाँ, क्या पिकासो ने का जो क्यूबिज्म है वो दो तरह से विकसित हुआ ना, पीरियड्स, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, ये सारा चीज तो है ही। एनालिटिकल और सिंथेटिकल क्यूबिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिंथेटिज्म जो है वो यहीं से ही तो प्रेरित हुआ, यहीं से ही तो उसका आइडिया मिला था पिकासो। तो कहना चाहिए कि जो अफ्रीका के जो मास्क उन्होंने देखे, जो प्रिमिटिव लोगों के जो मास्क थे, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने ना सिर्फ वो डिमिसल्स ऑफ एविग्ना बनाया, बल्कि उन्होंने ये जो ये आपका ये चीज है, ये कंस्ट्रक्टेड एक आपका ये स्कल्पचर है, ये बनाया। इसकी इसकी रेलेवेंस इसका यही है कि मॉडर्न जो आर्ट है उसमें हमको एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बजाय इसके कि हम क्या चीज को यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। नहीं पाए, मेरा नेटवर्क शायद ठीक नहीं था, आप क्या बोलिए हम सुन नहीं पाए, फिर से बोल दीजिए। हेलो मैम। हेलो,
मैं ये कह रही थी कि पिकासो का जो इंस्पिरेशन है वो प्रिमिटिव आर्ट से ही तो मिला है उनको। जो उन्होंने वहां पर प्रिमिटिव पीपल जो मास्क यूज कर रहे थे, तो उसका कंस्ट्रक्शन वो कैसे कर रहे थे? ऐसे ही कर रहे थे कि पता लगा कोई नेचुरल चीज है, जैसे गोल गोल कुछ है, ये आपका कद्दू है या आपका लौकी है, ये सारी चीजें भी है उसमें, वुडन फ्रेम्स भी है उसमें, और इसके अलावा लकड़ी का जो वो होते वो ट्रीज हैं उनके हॉलो ट्रंक्स भी हैं। ये सारी चीज को यूज करके और उसके ऊपर बाल चिपका रहे हैं, आंख की जगह बीज चिपका रहे हैं, बीड्स लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो चिपका चिपका करके जो क्रिएट करने का चीज था, एक अजीब सा गॉड का जो टोटेम क्रिएट कर रहे थे वो लोग, तो वो एक सिंथेटिक ही तो प्रोसेस था। तो सिंथेटिज्म यहाँ से शुरू हुआ। और एनालिटिकल क्यूबिज्म में क्या था, वो जो हम लोगों ने देखा है डेमोसल्स का पेंटिंग एनालिसिस है, वहां पर उन्होंने जो आर्ट अपना जो आर्ट वर्क है उसमें जो फिगर्स हैं उनका जो डिपिक्शन है, उसमें जो मीनिंग है, जो थॉट है, उसका डिपिक्शन है। और धीरे धीरे करके ये जो हम लोगों को मिल रहा है, ये देखो अभी देखा तो ये चीज, दिस इज एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब विश्लेषणात्मक घनवाद, वो तो विश्लेषण, हिंदी विश्लेषण। हिंदी हो गया। एनालिटिकल का मतलब किसी चीज को बहुत एनालाइज करना, है ना? अच्छे से समझ। हाँ, समझना नहीं, एनालिसिस करना, उसके गुड्स और बैड्स को सामने डिपिक्ट करना, दिस इज द थिंग। और ये जो चीज है कुछ वैसे ही है। देन कम्स फेमस गुएर्निका। ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और अभी भी इसका रिलेवेंस वही है। क्यूबिज्म का आइकॉनिक मास्टरपीस है और ये है क्यूबिज्म। अब यहाँ पर ढूंढो, हम लोगों ने, ये जॉर्ज ब्राक का है, 1910 का है आर्ट वर्क, वायलिन एंड पिक्चर। ये रहा, कहते हैं, सॉरी, ये वायलिन एंड पिक्चर। कहते हैं कि ब्राक ने, एक्चुअली तो क्यूबिज्म का जो डेवलपमेंट है वो ब्राक ने ही किया था। वो लगातार लगे रहे कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया, और ज्यादा पीसेस में अपना कंस्ट्रक्शन को वो तोड़ते गए, और ज्यादा पीसेस में उसको डिवाइड करते गए, और ये यहाँ से शुरू हुआ था। इनके कपड़ों में देखो लेयर्स, जिस तरह से इनको पीसेस में बनाया गया है वो चीज। और इसके अलावा ये मैंडोलियन और ये पिक्चर बॉटल, वाटर बॉटल, ये पेंटिंग, ये आर्ट वर्क आपका 1900 समथिंग के आसपास है, और उसी के साथ साथ का ये आर्ट वर्क है, this comes here 1910, वायोलिन एंड पिक्चर, जॉर्ज ब्राक। ठीक है, एंड दिस इज हिज हाउस एट लास्टिक, जॉर्ज ब्राक 1908। यहाँ पर देखो कैसे उन्होंने सरफेसेस को डिवाइड करना शुरू कर दिया। 1913 पेडेस्टल टेबल, ये सिंथेसिस में। ठीक है, एक और एग्जांपल था मेरी समझ में, मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया उसमें, तो बहुत ज्यादा बॉटल्स वगैरह भी उसमें उन्होंने स्टिक की हुई थी। वैसे ये सिंथेटिक है। एंड दिस इज स्क्रीन, एडवर्ड माउथ। क्यूबिज्म के बाद में स्क्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सप्रेशनिज्म को, है ना? Poet and critic Guillaume Apollinaire in 1908 in his essay The Three Plastic Virtues stated that the three plastic virtues, purity, unity and truth, had triumphantly vanquished over nature in cubism. इसके बारे में मुझे कोई, ये छोड़ दो, इसके बारे में कुछ बता पाओगे क्या? क्यूबिज्म के बारे में जो लिखा हुआ है वो मत बताओ, क्यूबिज्म के बारे में बता पाओगे क्या?
मैम क्यूबिज्म की शुरुआत जो होती है वो सीज़ान से मैम होती है। सीज़ान ने ही सबसे पहले बोला था कि आकृतियों को मतलब हर चीज़ की हमें कोई ना कोई शेप दिखाई देता है, सिलेंडर शेप या फिर ट्रायंगल या किसी न किसी Cesar चीज़ was the में। first हाँ, artist who said कि नेचर में हमें आकृतियां केवल 3 तरह से मिलती हैं। यस मैम। उसमें क्यूब कहीं भी नहीं था। उनका जो वक्तव्य है उसमें क्यूब कहीं था ही नहीं। उसमें सर्कल था, स्फेयर, कोन था और रेक्टेंगल, वो क्या बेलनाकार, वो चीज था। शंक्वाकार था, बेलनाकार था और गोलाकार। नेचर में हमें सारी चीजें ये 3 तरह के मिलते हैं। क्यूब कहीं था ही नहीं। ये सारी 3 चीजों के फॉर्म लेते हुए पिकासो और ब्राक ने क्यूबिज्म का डेवलपमेंट किया, लेकिन उन्होंने ये 3 शेप्स को ही नहीं रखा, उन्होंने क्यूब्स को रखा। अब क्यूब्स का तुम मतलब समझो, जो हम समझाना चाह रहे हैं। क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 6। तो अगर हमें एक क्यूब को कंप्लीटली किसी प्लेन पर शो करना है, क्यूब 3 डायमेंशनल है, उसके 6 साइड्स हैं, और उसको हमें 2 डायमेंशनल सरफेस पर डिपिक्ट करना है कि हमें उसके 6 के 6 साइड दिखें, तो कैसे करेंगे? लाइट शेड्स है मैम, लाइट शेड्स। ये थॉट था वहां पर कि ऐसा तो है नहीं कि हम सामने से देख रहे हैं तो हमारे सिर के पीछे का ये क्लिप और ये बाल ये है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बगल में बना देंगे, अब भले ही वो कितना भी भयानक लग रहा हो। एक क्यूब में 6 साइड्स होते हैं और वो 6 के 6 साइड्स को हमें 2 डायमेंशनल प्लेन पर डिपिक्ट करना है। वो जितना और पीसेस में तोड़ते गए, ये जगह को एक क्यूब, ये जगह को एक क्यूब, ये जगह को एक क्यूब मान करके हमने 3, 4, 5 क्यूब्स लिए एक ही चेहरे में, तो इसका मतलब हम 5, 6 या 30 प्लेन्स को क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। ये उनका एनालिसिस था। दिस वाज एनालिटिकल क्यूबिज्म। ठीक है। और सिंथेटिकल ऑब्वियसली कहाँ से आई है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंस्पिरेशन दोनों ही जो एक हार्मेटिक आइडियाज क्यूबिज्म है, एक मिनट, जो हार्मेटिक। इंस्पिरेशन जो है दोनों ही आइडियाज की प्रिमिटिव आर्ट में। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? मैम हार्मेटिक क्यूबिज्म भी था ना, क्यूबिज्म तीन टाइप में था, तो एक हार्मेटिक घनवाद भी था। शायद उसमें ब्राक ने काम किया था, जैसे कि बहुत आकृतियां जटिल जब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो फिर एक के ऊपर एक उन्होंने आकृतियों को रखना शुरू कर दिया था ब्राक ने, ताकि वो एक ही जगह पे सारी चीजें दिख जाएं हमें, ऐसा कुछ। पता नहीं, ये तो मैंने पहली बार तुमसे सुना। मुझे 2 ही 3 तरह का चीज हमारे सर ने हम लोगों को पढ़ाया था ऐसा। नीग्रोइड स्टाइल उनका, पिंक ईयर्स, ब्लू ईयर्स, जब वो पिंक कलर्स में बना रहे थे, ब्लू कलर्स में बना रहे थे। और क्यूबिज्म का जो स्टाइल डेवलपमेंट हुआ है उसमें पिकासो के आर्टवर्क्स में नीग्रोइड स्टाइल एक मिलता है, जहां पर वो प्रिमिटिव आर्टवर्क से बहुत ज्यादा प्रेरित रहे, अफ्रीका के आर्टवर्क से। और दूसरा उनका एनालिटिकल क्यूबिज्म मिलता है, जहां पर उन्होंने फ्लैट मास्क जैसे स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन छोड़ करके क्यूब्स का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद में उनका मिलता है सिंथेटिकल क्यूबिज्म, जहां पर पेंट करने के बजाय चिपकाना शुरू कर दिया चीजों को। हमें इतना ही पता था, और नया चीज जो है वो तुम एक्सप्लेन करो जो तुम्हें पता है। नहीं मैम, मुझे इतना पता था कि जैसे क्यूबिज्म 3 टाइप में होते हैं, एक तो एनालिटिकल, एक सिंथेटिक और एक हार्मेटिक क्यूबिज्म। हार्मेटिक का स्पेलिंग बताओ। HART नहीं HARMI
जरा इसे सर्च करके बताओ मुझे कोई। एक मिनट प्रवीण जरा इसे सर्च करिए। हार्मेटिक, आई एम सॉरी हमने नहीं ध्यान दिया कभी इस चीज पर, क्योंकि अगर हम पूरा मॉडर्न आर्ट आपको कराने चलेंगे ना, तब तो फिर एक एक आर्टिस्ट कराने चलेंगे, तब तो फिर हम पूरा एक सेशन लगाएंगे। बहुत लेथार्जिक है। यस मैम, ये दे तो रहा है मैम। बताओ, दे रहा है। What is the Hermetic Cubism? The most complex period of analytic cubism has been called Hermetic Cubism. The word Hermetic is often used to describe mystical or mysterious concepts. It is fitting here because during this period of Cubism, it is almost impossible to figure out what is the subject are. अच्छा, hermetic cubism। हम तो इसको एनालिटिकल ही जानते हैं। मैम एनालिटिकल का ही ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जब बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है तो जो फॉर्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और थोड़ा रहस्यमय लगता है। आई एम शोइंग यू दिस कॉम्प्लेक्स जिसको कह रहे हो, ये रहा। एक और भी है, पर उसका मुझे टर्म हार्मेटिक मैंने कभी नहीं सोचा था और मुझे पता भी नहीं था। आई एम सॉरी। क्या हम अगर ऐसे दिखाएं तो देख पाएंगे? यस मैम, देख लेंगे। ये रहा। यस मैम, यही पिक्चर गूगल पे भी शो कर रही है मैम। पर ये हमारी बुक में कहीं भी सर ना लिखा हुआ है नहीं, हमारे कॉलेज में ना सर थे, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, उन्हीं से मैंने सुना था इसके तो बारे ये में। एक नया टर्म मिला हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स, जो एनालिटिकल क्यूबिज्म है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, हर्मेटिक क्यूबिज्म। और इसको लिख लो, इसको भी मतलब अपने उसमें इंक्लूड कर लो। अदरवाइज क्यूबिज्म के बारे में तो हमने यही पढ़ा है कि धीरे धीरे करके उनकी जो आकृतियां थी वो, जैसे हमने बताया ना कि 1 2 3 4 5 6 अगर हमने लिया तो 36 प्लेन्स में हमने केवल एक चेहरे को डिवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो चेहरा दुर्बोध होता जा रहा था। तो आकृतियां जो थी धीरे धीरे करके दुर्बोध होती गई और लोगों को समझ में आनी बंद होती गई। तो जैसे जैसे दुर्बोध होती गई लोग उससे दूर होते गए, समझ ही भी नहीं आ रहा था। उसी समय में उन्होंने एक्सप्रेशन, जो पिंक और ब्लू पीरियड्स के एक्सप्रेशन है, ये सारे आर्ट वर्क शुरू कर दिए। उसी समय में हमें वो स्कल्पचर मिलता है। वही 1906-7 से उनका जो काम शुरू हुआ है, तो अभी तो उनकी डेथ हुई थोड़े समय पहले। अभी तक तो थे और जब तक जिंदा रहे तब तक कंटिन्यूअसली आर्ट वर्क्स क्रिएट करते रहे। तो उन्होंने किसी एक विधा में तो काम किया नहीं। और क्यूबिज्म का जो ये शुरुआत है, ये तो माना गया कि ब्राक ने शुरू किया था, और वो मैंने दिखाया भी था पेंटिंग आर्ट वर्क अपना, वो जो उन्होंने बनाया था रूसो ने। तो उसको, जो वो आर्ट वर्क से शुरुआत हुई थी, वो चीज धीरे धीरे करके इसमें एनालिसिस जिसको कह रहे हैं, एनालिटिकल क्यूबिज्म को धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ मिलती है। ठीक है, ये तो क्यूबिज्म इज दिस। और इसके बाद में
एक्सप्रेशनिज्म, द स्क्रीम, एडवर्ड मंक। अभी तक के जितने भी हमारे पास में आ रहे हैं ये आपके वाद, ये सारे के सारे फ्रांस में पैदा हुए। फ्यूचरिज्म जो था वो इटली में पैदा हुआ। एब्स्ट्रैक्शन रशिया में पैदा हुआ, सुप्रीमेटिज्म। और एक्शन पेंटिंग जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स थे वो अमेरिकन की देन थे। एक्सप्रेशनिज्म जो था वो जर्मनी में पैदा हुआ वहां पर। तो उसके दो समूह थे, द ब्लाउ रिटर और डाइब्रक। और हियर इट इज फेमस पेंटिंग ऑफ द ब्लाउ रिटर। इस पेंटिंग के नाम पर उस समूह का नाम रखा गया था। तो ये जैसे हम लोग आज के समय में मोशन पिक्चर्स देखते हैं, ये कुछ कुछ वैसा है कि बहुत तेज गति का आभास देती है ये आकृति। और जैसे हम लोग ट्रेन में जब बैठते हैं तो या कोई भी मूविंग जो हमारा व्हीकल है तो वो सारा चीज बगल का पीछे जा रहा होता है, सारा चीज पीछे पीछे जा रहा होता है। तो ये कुछ कुछ वैसे ही है। ये मैम वो बीच में ब्लर बनाया गया है और साइड साइड में थोड़ा क्लैरिटी है। ये जो येलो ट्री है उसके बीच में थोड़ा सा ब्लर है और साइड साइड में क्लियर है। क्या चीज ब्लर है? मैम पीछे पीछे एक येलो ट्री है, पीछे पीछे, हाँ उसके इस साइड में ब्लर है और साइड में क्लियर है। ये क्लियर हाँ। है, ये ब्लर है, ऐसा नहीं है, पूरा ही ब्लर्ड है। और सारे, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज इधर जा रही है, इस घोड़ा और इसका चेहरा और इसके इधर दौड़ने की गति को देख करके लग रहा है कि ये सारा चीज इधर जा रहा है। और ये जो स्ट्रोक्स हैं दे आर शोइंग कि ये सारा चीज इधर जा रहा है, इधर, दिस वे। ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये सारा चीज इधर जा रहा है। ये बिल्कुल वही इफेक्ट है जब हम लोग किसी फास्ट मूविंग व्हीकल में होते हैं तो हमारे आसपास जो झाड़ी या पेड़ या पौधे होते हैं वो एकदम से बहुत तेजी से पीछे की तरफ मूव करते हुए लगते हैं। तो ये एकदम से असर नहीं, एकदम देखते हैं इसको अचानक से तो ये आगे जाता हुआ और ये चीज, ये लाइन पीछे जाता हुआ लगता है। थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद फ्यूचरिज्म पर भी बात करेंगे। और दिस इज द ब्लू माउंटेन, द ब्लाउबर्ग। ये भी कैंटेंसिकी का है। यहाँ पर भी द सेम थिंग हैपेंस, इधर की तरफ मूवमेंट है और इधर की तरफ वापस जा रहा है। दिस इज कलरफुल लाइफ, अ मोटले लाइफ, दैट इज दास बन लीबन। 1907 में वैस्ली कैंडेंसिकी ने ये आर्टवर्क क्रिएट किया। और ये 1989, ये 1903 और ये 1907। ये चीज देखने की कोशिश करो। ये सॉरी, देख रहे हो बच्चों की कैसे इसको कलर्स के ये पैचेस कैसे लगाए गए हैं, सीरियस। तो ये जो पैचेस हैं ये क्या शो, सारा चीज सिर्फ पैचेस में है। एंड द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर कैंडेंसिकी का
कैंडेंसिकी वाज द फर्स्ट जिसने एब्स्ट्रैक्शन शुरू किया था। जो ये स्पीड है ये फ्यूचरिस्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन जो है ये एक्सप्रेशनिज्म का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का। और क्ली की मूविंग लाइंस तो जानते ही हो, पॉल क्ली हु यूज्ड टू से कि लाइंस जो हैं वो क्या है, मूव करती हैं, चल सकती हैं। कलर्स जो हैं वो बात कर सकते हैं, सिम्फनी क्रिएट कर सकते हैं, मैं उनको सुन सकता हूँ। वो जो लाइंस हैं उन ही वाज द आर्टिस्ट, क्ली जो थे उनका कहना था कि लाइंस चल सकती हैं, दे कैन मूव, द मूविंग लाइंस ऑफ क्ली। तो क्यों ऐसा था? क्ली का जो आर्ट वर्क्स हैं वो देखे हैं स्ट्रेट, हम हमारे पास में बुक में हम दिखा रहे हैं। मैम लेडी विद द डॉग नहीं क्या है? लेडी विद द डॉग वो फ्यूचरिस्ट है भैया, वो फ्यूचरिस्ट है। उसका जो स्पीड है वो स्पीड हम लोग, ये देखो वो फ्यूचरिस्ट है, इटालियन। ये पॉल क्ली। एक मिनट, आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय शेयर स्क्रीन। दिख रहा है? ये क्ली कार्ड पर और ये भी क्ली कार्ड को क्या, तो उनका कहना था कि जो लाइंस होती हैं वो मूव कर सकती हैं। दोनों ही एब्स्ट्रैक्शनिस्ट थे, क्ली भी और कैंडेंसिकी भी। और जो क्ली काम तुम्हें दिखाना चाहते हैं आर्ट वर्क, देख पा रहे हो? ये देखो, यस मैम। एकदम एब्स्ट्रैक्शन। और दिस इज कैंडेंसिकी। और दिखाते हैं वो मैंडोलियन और पिक्चर, वो याद करना, दिस इज हियर। राग की पेंटिंग है ये। तो ऊपर को अभी दिख पा रहे हैं या मैं मैम नेक्स्ट पूरा नहीं दिख रहा। मैं स्लाइड्स में दिखा दूंगी, ऐसे इतना ही दिखेगा और क्या दिखेगा इसमें। ये वाली है, मेंडोलियन दिख रहा है मैम, मेंडोलियन। ये पिक्चर देखो, ये वैसे ही नहीं है जो उसमें हम लोगों ने देखा था। मैंडोलियन भी वैसे ही है बिल्कुल। और जो मैंने बताया कि वो क्यूब्स में डिवाइड कर देते थे, ये देखो ये दोनों आर्टवर्क्स। है ना? तो कैंडेंसिकी और क्ली तो हम लोग बात कर रहे थे द ब्लाउ रीटर की, और हम लोगों ने
ये आर्टवर्क्स देखे थे. A poet and critic Guilherme Apollinaire in 1908 in his essay The Three Plastic Virtues. प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बुक पढ़ते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, द फंडामेंटल्स ऑफ प्लास्टिक आर्ट. प्लास्टिक आर्ट क्या है? रूप मतलब लचीलता, हाँ, जिसमें जिसको लचीला रूप क्रिएट कर सकते हैं. हाँ, जिसमें फॉर्म क्रिएट किया जाए, जिस फॉर्म जिसमें वेट हो, है ना. तो जो प्लास्टिक वर्च्यूज हैं, वर्च्यूज का मतलब उसकी विशेषताएं क्या लीजिए, वो क्या है? द थ्री प्लास्टिक वर्च्यूज आर प्योरिटी, यूनिटी एंड ट्रुथ. और ये तीनों जो है इन ट्रायम्फेंटली वैंक्विश्ड ओवर नेचर इन क्यूबिज्म. और ये तीनों ही क्यूबिज्म में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं. ना प्योरिटी है, ना यूनिटी है, और ना ट्रुथ. His assertion was the final stamp of approval on abstract primitivism in art and on the new school of Paris led by Picasso. New school of Paris जो पिकासो ने शुरू किया था, उसके अप्रूवल के लिए और एब्स्ट्रैक्ट प्रिमिटिविज्म के लिए उनका जो ये assertion है, that was the final stamp. इसके बाद में पिकासो का जो स्कूल ऑफ पेरिस का थॉट था, और जो आदिवासी कला में सिंप्लिसिटी है, उसके आधार पर आज के कलाकारों ने जो एब्स्ट्रैक्शन शुरू किया था, उसको उन्होंने अप्रूवल दे दिया. प्योर प्लास्टिसिटी, द एस्थेटिक ट्रूथ एज इट वर वाज एक्सप्रेस्ड इफ इन डिफरेंट फॉर्मल टर्म्स फ्रॉम दोज ऑफ क्यूबिज्म. उन्होंने कहा कि अगर हम एस्थेटिक टर्म्स में प्योर प्लास्टिसिटी को डिपिक्ट करेंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से, जो वैसले कैंडिंस्की का एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म है, जो क्यूबिज्म का थॉट है पिकासो का, उससे वो एकदम डिफरेंट होगी. द लीडर ऑफ द ब्लाउ रीटर, कैंडिंस्की कौन था? द ब्लाउ रीटर का लीडर था. आर्टिस्ट इन म्यूनिक, जर्मनी. और कैज़िमिर मालोविक के सुप्रीमेटिज्म में भी यही बात है, जो रशियन कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का लीडर था. एंड इन द जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ पिएट मॉन्ड्रियन के जो जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शंस हैं, उनमें भी यही बात है. तो अब देखो, हमें एब्स्ट्रैक्शन के कितने सारे फॉर्म्स मिल रहे हैं. कैंडिंस्की से, क्यूबिज्म से शुरू हो रहा है. कैंडिंस्की में एब्स्ट्रैक्शन, कैंडिंस्की वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, और वो ही द ब्लाउ रीटर का लीडर भी थे. और इसके साथ साथ जो म्यूनिक में, जर्मनी में आर्टिस्ट थे एक्सप्रेशनिज्म के, वो सारे उसमें इंक्लूडेड हैं. कैज़िमिर मालोविक जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग के आर्टिस्ट हैं, रशियन हैं, वो उसमें इंक्लूडेड हैं, जिन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की शुरुआत की, जिसको संगठनवाद या संरचनावाद कहते हैं हिंदी में. एंड इन द जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ पिएट मॉन्ड्रियन, जो पिएट मॉन्ड्रियन के जो विंडोज, एक उनका आर्टवर्क है, बहुत फेमस है, आई थिंक आपने देखा होगा. तो वो भी, उसको भी उन्होंने क्रिएट किया है. सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, आई हैव टू स्टॉप शेयरिंग. This is it. Piet Mondrian. Abstract geometrical figures. और यही चीज आपको मालोविक में भी मिलेगा. कारण ये भी मॉन्ड्रियन का आर्टवर्क है. तो जो यहाँ पर हम ये सारे ही जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं जो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, उन सभी में जो ट्रुथ का एक्सप्रेशन है वो
और जो एस्थेटिक्स का जो प्लास्टिसिटी का एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी डिफरेंट. इट इज वो फॉर्मल कंस्ट्रक्शन की जगह वो एब्स्ट्रैक्शन में जा रहा है. And in the geometrical abstraction of Piet Mondrian and Theo van Doesburg of the Dutch De Stijl group. ये आप लोगों ने नाम सारे पढ़े होंगे. डॉसबर्ग की आर्टवर्क्स, रशियन कॉन्स्ट्रक्टिविज्म क्या है, मालविक के सुप्रीमेटिज्म क्या है, ये सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो आई विल बी शोइंग यू आर्टवर्क्स इनके. After this, the concern with primitive pure plasticity, color, surface, texture, line, rhythm, shape, and mass, and the seemingly accidental yet unexpectedly harmonious relationship between these formal facts of the mediums, as Clement Greenberg would one day call them, became the hallmark of modernist. ठीक है, मतलब फॉर्मल कंस्ट्रक्शन के बजाय कि वो सुंदर सुंदर आकृतियां के बनाने के बजाय वो ये जो फॉर्मल फैक्ट्स हैं, ये 6 फैक्ट्स जो हैं, कलर, सरफेस, टेक्सचर, लाइन, रिदम, शेप एंड मास, इनको जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप इनका क्रिएट कर रहा था. मैंने बताया ना, रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप जो उनके स्पेस पर क्या होगा, कलर का, ऑब्जेक्ट का, उसके मास का और उसके प्रेजेंटेशन का एक आपस का अंतर संबंध क्या होगा. रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप का मतलब आपस का उनका अंतर संबंध क्या होगा. आर्टिस्ट लगातार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और करते करते यहाँ तक आ गया कि आर्ट में से फॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन था धीरे धीरे करके वो नॉन ऑब्जेक्टिव होता गया, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स लेता गया और या फिर एब्स्ट्रैक्शन में चला गया, या फिर कैंडेंसिकी के जैसे आर्टवर्क्स हैं जहां पर बोल्ड स्ट्रोक्स आप देख रहे हो, वो भी एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन ही है. Because the hallmark of modernist or formalist criticism which would dominate and guide the direction of much art in 20th century. So this is the non-objective composition by Kazimir Malevich. ZI होगा काजिमीर, ठीक है. और 1915 में he did it. Suprematism, और this is the last exhibition of futurism. 010. It was an exhibition. Please. It was the last exhibition, futuristic exhibition of paintings. 010. It was the exhibition presented by the Vyshayna Art Bureau at Martovo-Pol, Petrograd from 19 December 1915 to January 17, 1916 in St. Petersburg. It marked an important movement of the transition. और यहाँ से ब्लैक स्क्वायर ये सबसे पहला एग्जीबिशन थी, फ्यूचरिस्ट एग्जीबिशन थी लास्ट, और इसमें सबसे पहले सुप्रीमेटिज्म का जो पहला आर्ट वर्क था ये ब्लैक स्क्वायर, दिस इज शोन हियर, ये मैलविक ने यहाँ पर अपना शो किया था. दिस इज दिस स्क्वायर. और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? स्टडी फॉर डेकोर फॉर विक्ट्री ओवर द सन. ये स्टडी कर रहे थे वो विक्ट्री ओवर द सन के डेकोरेशन के लिए, डेकोर क्रिएट करने के लिए. मैलविक ने कोलैबोरेट किया था एलेक्जेई के साथ में और मिखाइल मैटिशविन के साथ में फ्यूचरिस्ट ओपेरा के डेकोर को क्रिएट करने के लिए, और वो ओपेरा का नाम था विक्ट्री ओवर द सन. और इसको परफॉर्म किया जाना था सेंट पीटर्सबर्ग यूनियन ऑफ यूथ में 1913 में. सॉरी, the futuristic movement that inspired the opera was the trigger for Malvik's vision for a suprematist art. जहां पर सुप्रीमेटिज्म क्या था, जहां पर जितने भी फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है और नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट को या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को वो कम्युनिकेट करने के लिए क्रिएट करते हैं. But whereas futurism aimed for a total renewal of Russian culture, Malevich envisioned in suprematism an art form that would supersede all current and previous art movements. The early 20th century manifestos, in effect, critical statements of the constructivist 1920, De Stijl 1919 movements on the one hand, and Dadaism 1919 and Surrealism in 1924 on the other, grounded art on conceptual rather than formal concerns. The Russian constructivists were explicitly anti-aesthetic
and advocated the idea of artist engineer. The Dadaist and Surrealist were also ostensibly indifferent to formal stylistic concerns. The former advocated anti-art, making the production of an art an ironical matter. अब हम जितने भी ये आर्ट ग्रुप्स का नाम ले रहे हैं, डीस्टिज्म हो, दादाइज्म हो, सररियलिज्म हो, सारे के सारे जो है जितने भी ये आर्ट वर्क्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ही जा रहे हैं. उनका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे करके एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ही जा रहा है. सररियलिज्म में क्या है? रियलिस्टिक है, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं. उन एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को हम फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे देंगे, प्लास्टिक एक्सप्रेशन कैसे देंगे, वो सररियलिज्म है. ठीक है. कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां पर हम फॉर्मल फॉर्म्स को छोड़ दे रहे हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इमेज को या हमारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को. दादाइज्म, वहां पर भी हम फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को पिकअप करने के बजाय जो मैनिपुलेटेड थिंग्स हैं उनको यूज कर रहे हैं और अपने एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक तरह से ये सारे ही आर्ट फॉर्म्स जो थे धीरे धीरे करके एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे थे. द फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय पिकासो. पिकासो और क्यूबिस्ट ने जो एक एब्स्ट्रैक्शन शुरू किया था वो अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा अमेरिकन आर्ट में, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में 1940s में. एक्शन पेंटिंग याद करो जैक्सन पोलॉक का. है इसमें? नहीं है, मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ. The New York Times and Times Magazine began to cover art events, often in controversial depth, or critical reporting of Edward Eldon Jewell and John Kennedy. In the Times indicated the former was befuddled by abstract expressionism, the latter skeptical of it. Abstract artists themselves became critics in an attempt to clarify and justify their work. और एब्स्ट्रैक्शन ऐसी चीज थी जिसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, और जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थे वो धीरे धीरे करके खुद ही अपने आर्टवर्क्स को एक्सप्लेन करने लगे, एंड दे आल्सो बिकेम देयर ओन क्रिटिक. As the newness of cubism was accepted, जैसे कि क्यूबिज्म के नएपन को, उसके नवीनता को एक्सेप्ट किया और कैनोनाइज किया था बार ने और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने, उसी तरह से रिवोल्यूशनरी जो एब्स्ट्रैक्शन था, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का, इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और कोडिफाई किया था पिकासो, और उसके स्कूल ऑफ पेरिस से भी बहुत ज्यादा ऊपर उसको एक्सेप्ट किया गया था अमेरिकन क्रिटिक क्लीमेंट ग्रीनबर्ग ने. तो हु वाज द क्रिटिक हु एक्सेप्टेड, हु कॉइन्ड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म अबव Picasso's cubism was Clement Greenberg. Greenberg was the standard bearer of formalism in the United States and who developed the most sophisticated rationalization of it since Roger Fry and Cleveland. तो ग्रीनबर्ग ने जो था वो पहला स्टैंडर्ड बेयरर थे फॉर्मलिज्म के, और जिन्होंने एब्स्ट्रैक्शन को महिमा मंडित किया था. He said significant form was the most important quality in art, and that, as Bell wrote, the literary and anecdotal content of a work of visual art, however charming and lively it might be, was more surplus. In the 1940s and 50s, he defended such abstract artists as Jackson Pollock, David Smith, Clifford Still, Barnett Newman, Mark Rothko, Morris Louis, and Jules Olsztyki for popular acceptance in the United States. तो ये जो सारे आर्टिस्ट है ये एब्स्ट्रैक्शन की. In the essay Other Criteria in 1972, the American scholar and critic Leo Steinberg criticized Greenberg from an art historical point of view.
ग्रीनबर्ग को क्रिटिसाइज करने वाले जो अमेरिकन स्कॉलर थे वो थे लियो स्टिनबर्ग, और उन्होंने कहा कि फॉर्मलिस्टिक एथिक जो है आइडियल क्रिटिक का, उसको अनमूव्ड रहना चाहिए आर्टिस्ट के एक्सप्रेसिव इंटेंशन से। फॉर्मल कंस्ट्रक्शन तो होना ही चाहिए, अगर और उन बाय हिज कल्चर, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय हिज कल्चर, मतलब उसके कल्चर से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। डेफ टू हिज आयरनी और आइकोनोग्राफी एंड सो प्रोसीड्स अनडिस्ट्रैक्टेड, और उसको अनडिस्ट्रैक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन तो यूनिवर्सल है। Rosenberg described the canvas as an arena in which to act, stating that what appeared in it was not a picture but an event. रोजनबर्ग का कहना था कि कैनवस पे जो डिपिक्ट किया जा रहा है वो पिक्चर है, वो एक पिक्चर नहीं है, दैट इज एन इवेंट, द रिजल्ट ऑफ एन एनकाउंटर बिटवीन द पेंटर एंड हिज मटेरियल। और एक आर्टिस्ट जब एक आर्ट वर्क को क्रिएट करता है तो ही एनकाउंटर्स हिज मटेरियल्स टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, हिज थॉट्स दैट आर एब्स्ट्रैक्ट। तो वो मटेरियल जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसको कैसे यूटिलाइज करे कि अपने एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को, अपने अंदर का जो चल रहा है उसको वो लिपिबद्ध कर सके, और thus evolved the action painting, sometimes called process painting. For Rosenberg, art reflected an individualistic attempt by an artist to express himself rather than simply to build on the formal achievements of those before him. Art was self-expression in the deepest sense, and it is self-creation. Laurence Alloway was the first critic to consider mass-produced science system as art. As he wrote in American Pop Art 1974, he used theories of mass communication and social behavior to analyze art, as opposed to using purely formal material basis of analysis. Alloway had what he called an expansionist aesthetic, with a place for both abstract expressionism and Hollywood. He, in fact, curated an exhibition of films dealing with violence for the Museum of Modern Art. अब यहाँ पर तो एकदम ही बात फर्क हो गई, हम एब्स्ट्रैक्शन से पॉपुलर आर्ट पर आ गए। ठीक है, अमेरिकन पॉपुलर आर्ट के जो क्रिटिक थे लॉरेंस एलोवे, ही कंसिडर्ड, उन्होंने कहा कि जो मास प्रोड्यूस साइंस सिस्टम्स हैं, जो मूवीज हैं, उनको भी आर्ट का एक फॉर्म माना जाना चाहिए। ये उन्होंने अमेरिकन पॉप आर्ट में सबसे पहले 1974 में लिखा। उन्होंने कहा कि मास कम्युनिकेशन की जो थियरीज हैं और जो सोशल बिहेवियर्स हैं, उनसे हम कला के व्यवहार को निर्धारित कर सकते हैं, और इसको हम बिल्कुल ही शुद्ध रूप में फॉर्मल मटेरियल बेसिस की तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं कला के एनालिसिस के लिए। तो एलोवे हैड व्हाट ही कॉल्ड एन एक्सपेंशनिस्ट एस्थेटिक विद अ प्लेस फॉर बोथ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म एंड हॉलीवुड। अब जो मूवीज हैं वो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, उसमें तो फॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता ही है। तो इस तरह से उन्होंने एक नया ही एस्थेटिक्स क्रिएट किया पॉप आर्ट का, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म भी था और हॉलीवुड की मूवीज भी थी। He in fact curated, he was the first curator of the exhibition of films. फिल्म्स के एग्जीबिशन के वो क्यूरेटर भी थे जो वायलेंस के लिए बनाई गई थी। मॉडर्न म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में पहली बार उन्होंने क्यूरेट किया था। Alloway extended his democratic understanding of art to his understanding of the role of the critic when in topics in American art since 1945 to 75. He repudiated the tendency to view the reactions of art critics to work of art as size of the real meaning and hence as more true than lay reactions. अभी क्या गड़बड़ होने लगी थी, इतने समय में ये डेवलपमेंट हो गया था कि हम किसी भी कलाकृति को उसका जो क्रिटिसिज्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। ये एक बहुत ज्यादा गड़बड़ चीज थी। तो लेट अस सी, हमें अपनी तरह से देखना है। As such, it does not preempt other readings, it coexists with them.
This seems to deny that there is any essence or objective truth to art criticism or any truly proper way of practicing it. At the turn of the 21st century, then, art criticism no longer adheres to one current fashionable approach, unexpectedly paralleling the model set by the ancients. Art criticism can now evoke elements of the formal, psychological, moral, social and spiritual. तो आर्ट क्रिटिसिज्म अब पहले जो एक टेंडेंसी थी, जो ट्रेडिशन सेट कर दिए गए हैं, उससे अलग अपने एलिमेंट्स क्रिएट कर सकता है, दैट विच आर फॉर्मल, साइकोलॉजिकल, मॉरल, सोशल और स्पिरिचुअल, अपने एलिमेंट्स के साथ में वर्कआउट कर सकते हैं. The 21st century brings a variety of social, economic and technological changes that the ancients could not have anticipated. Ancients means beginners, which no doubt will continue to inspire new methods of criticism. It is impossible in the new century to privilege one mode of criticism over the other. To do so, is to turn it into a prejudice in a favor of a particular kind of art. तो ये हम कर नहीं सकते कि हम एब्स्ट्रैक्शन को बुरा कहें और हम जो है वो जो फॉर्मल आर्ट है उसको अच्छा कहें, जहाँ पर हमें फॉर्मलिज्म मिल रहा है, जहाँ पर हमें शेप्स का कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उसको हम कहें कि ये बहुत अच्छा है, और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो खराब है. अब ये तो अपने अपनी पसंद की बात है, किसी को एब्स्ट्रैक्शन अच्छा लगता है, किसी को फॉर्मल कंस्ट्रक्शन अच्छा लगता है, किसी को इन दोनों में से कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कुछ दूसरा ही चीज अच्छा लगता है, लैंडस्केपिंग अच्छा लगता है. At the same time, it seems necessary for someone to show the rationale for all the forms of criticism and their relationship with each other and to integrate them into a grand systematic theory of critical practice. मतलब हमें एक theory बना लेनी चाहिए critical practice की. That what he is saying. This daunting, perhaps impossible task is best left to the ideal Oscar Wilde described in The Critique as Artist. अभी Oscar Wilde ने क्या कहा कि जो क्रिटिक होता है वो he himself is an artist. In 1891 में उन्होंने ये वर्क ऑथर किया. The critic who regards his craft as the grandest art of. ठीक है. तो I just want to show some futuristic artworks जो आप लोगों का रह गया है. एक मिनट, मैं नेक्स्ट टर्न पे दिखा दूं आपको स्लाइड्स में. पहले तो ये देखो. स्टॉप शेयरिंग. This is the action painting by Jackson Pollock. This one. ठीक है. और इस डेवलपमेंट के बारे में देखो. फ्यूचरिज्म में बाला की वो पेंटिंग देख लो अगर हो सके तो, क्योंकि इसमें सारा नहीं है, कैंडेंसी की है, फ्रेंड्स मार्क है, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्ली, कैंडेंसी की, पिकासो,
जैसे ये तो है कार्लो खेरा की द मेटाफिजिकल म्यूजेस, पर वो जो एक फेमस पेंटिंग है उनकी, दैट आई कैन नॉट फाउंड, वो फाइन सॉरी, वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है मेरे पास, मैंने देखी है इसी बुक में है लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रही है। एंड Kara was also futurist. Mario Cironi was also futurist. This is Mark Chagall. और अच्छा वो मुझे मिलेगी तो मैं दिखा दूंगी। This is Pablo Picasso portrait of Ambroise Vollard. जो सिद्धात्री बता रही थी, this is that phase. Okay. And this is original woodcut monk. और सारे कलर्ड प्रिंट्स होते हैं, दिस इज द ओरिजिनल woodcut. मैंने देखा है, वो मेरे पास है, आई एम सॉरी, इसी बुक में है। मैम आप उसकी फोटो सेंड कर दीजिएगा हम लोग को ग्रुप में जब है ना? हाँ मैं पेज दिखा दूँ। This is Andy Warhol. Monroe. Merlin. और एक और है, दिखा रही हूँ। This explains what is abstraction, what is expression. ठीक है? There are so many artworks. So many artworks. ये किसका आर्टवर्क था, ये क्या था, ये लास्ट वाला, ये क्या दिखाया आपने? This was photograph. ये दिखाया by Joseph Beuys, How to Explain Pictures in a Dead Hair, 1965. गौर से देखो, आगे जो चेहरा है वो किसी डेड बॉडी का है और पीछे बहुत सारे लोग हैं। स्क्रीन और जो मिरर है उसमें देखो, स्क्रीन में Robert Reed, A Concise History of Modern Painting.
ठीक है, मुझे 2 ओके मिनट, मैम। अभी कोई लीव नहीं करेगा, है ना।